Hello, Beta. In our last lecture, we have discussed about classification of bryophytes. तो उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। कुछ मॉसेस के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, किस किस में? लीवर वोल्ट में और मॉसिस के केस में बेटा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आपका आता है मियोसाइट सेल को लेकर के। किसको लेकर के बेटा? मियोसाइट सेल को लेकर के। तो मियोसाइट सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होगा। तो लीवर वोल्ट में जो मियोसिस होता है वो किस में होता है? स्पोर मदर सेल में। ठीक है, और मॉसिस में भी मियोसिस किस में होता है? स्पोर मदर सेल में। ये पूछ लेते हैं कई बार, मियोसाइट सेल का काम कौन करता है ब्रायोफाइट में। ठीक है, सेकंड आता है टाइप ऑफ मियोसिस, कि इनके केस में टाइप ऑफ मियोसिस कैसा होता है। तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब किया था, लाइफ साइकिल जब की थी, तब मैंने आपको बताया था कि जिनके लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है उनके केस में स्पोरिक मियोसिस होता है। दैट मीन्स मियोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोरिक मियोसिस इनके केस में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि एल्गी में कैसा मियोसिस था बेटा? जाइगोटिक मियोसिस था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में गैमेटिक मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस होगा? गैमेटिक। तो ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मियोसिस किस स्ट्रक्चर में होगा। तो मियोसिस अकर्स इन, किस में होगा? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इनका जो कैप्सूल होता है उसका एक पार्ट होता है थीका पार्ट, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनके थीका पार्ट के अंदर मियोसिस होता है, दोनों में सेम है, थीका पार्ट में मियोसिस होता है। ठीक है, फिर जब हमने स्पोर बना दिया, तो जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाता है? तो स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा थैलस। लीवर वोल्ट में तो डायरेक्ट थैलस मतलब गैमेटोफाइट बनाता है, सीधा सीधा। लेकिन मॉसिस के केस में क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। और अगर हम डिटेल में चले तो हमने देखा प्रोटोनिमा की भी दो स्टेज आएंगी, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाता है बेटा? वो बनाता है प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या बनाएगा? प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसिस, जो कॉमनली पूछ लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे मॉसिस के। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फ्यूनेरिया। कॉमन नेम इनके मैं बताने जा रही हूं। तो फ्यूनेरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? रोप मोस या कोड मोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोप मोस या कॉर्ड मोस। एंड्रिया जो दूसरे एग्जाम्पल है, एंड्रिया, इसको कॉमनली ग्रेनाइट मोस कहा जाता है। बेटा आपको याद हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था क्लब मोस। ठीक है, वो एक एल्गी का एग्जाम्पल था, और बाकी ये कॉमन नेम एनसीईआरटी ने दे दिए। इनमें एक एग्जाम्पल क्लब मोस दे दिया और ये कहा कि इनमें से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है। तो इनको भी ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आता है पॉलीट्राइकम। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता रही हूँ जो नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको आपको करना ही करना है बेटा। इनको हम हेयर कैप मोस भी कहते हैं। पॉलीट्राइकम को हम क्या बोलेंगे? हेयर कैप मोस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फॉन्टिनेलिस स्पीसीज। फॉन्टिनेलिस, इसको कॉमनली ब्रुक मोस कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है डासोनिया, जो हमने कहा था डासोनिया एंड फोंटालिस स्पीसीज, याद हो तो आपको, ठीक है, जिस लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट था डासोनिया, इसको बेटा हम कॉमनली ऑस्ट्रेलियन मोस भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या है, अगर हाइट वाइज भी पूछ ले तो ये आपका हाईएस्ट ब्रायोफाइट है। हालांकि ब्रायोफाइट ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन ये हाईएस्ट ब्रायोफाइट है। क्यों? क्योंकि इनके केस में भी वस्कुलर टिश्यूज नहीं है। ये लगभग लगभग 45 सेंटीमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बक्सबोमिया। बक्सबोमिया ये एक, ध्यान रखना, ये एक सैप्रोफिटिक मोस है। ये एक एक्सेप्शंस में आता है, ध्यान से देखना। ये कैसा मोस है? सैप्रोफिटिक मोस है। मतलब इनके केस में फोटोसिंथेसिस टोटली क्या होती है? एब्सेंट होती है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है? गैमेटोफिटिक फेज कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन इनके केस में फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये एक सैप्रोफिटिक मोस होता है। कैसा मोस होता है? सैप्रोफिटिक, ठीक है। सेवेंथ एग्जाम्पल आता है स्फेगनम। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पहले भी एनसीईआरटी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा है। स्फेगनम को हम कॉमनली पीट मोस भी कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। इसके अलावा इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं इसको। बोग मॉस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉग मॉस, ठीक है। बोग मॉस क्यों कहते हैं बेटा? एक्चुअल में ये क्या करता है? वाटर के ऊपर एक कारपेट बना लेता है, इसलिए इसको कारपेट मॉस भी कहते हैं। तो ये एक फॉल्स अपीयरेंस देता है लैंड की, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो ड्राउनिंग कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉग मॉस भी कहा जाता है। तो कारपेट मॉस या टर्फ मॉस भी इसको कहते हैं। कई सारे नाम है इसी के। इसी को क्वैकिंग बॉग भी कहा जाता है। रिपीट कर लेते हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। स्फेगनम को कई सारे नाम दिए जाते हैं। पीट मॉस भी कहते हैं इसको, एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने वेट से ये लगभग लगभग 18 to 26 टाइम ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकता है, इसलिए इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन कहा जाता है। बोग मॉस भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये शैलो वाटर के ऊपर थिक मैट बना देते हैं, तो सरफेस की अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। कारपेट मॉस भी कहते हैं या टर्फ मॉस भी कहते हैं, या फिर इसको क्वैकिंग मॉस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या था बेटा? स्पोरोफाइट इन mosses is more elaborate than that in liverwort। ये क्या कह रहा है बेटा? कि मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है ये ज़्यादा इलेबोरेट होता है, किसके कंपैरिजन में? लीवरवॉर्ट में। ये तो हमने पढ़ा ही है कि लीवर, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर दे देता है कि इसको जस्टिफाई करो। आप कैसे कहोगे कि लीवरवॉर्ट के कंपैरिजन में मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज द स्पोरोफाइट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम्स में। स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है उसकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आगे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसमें पेरिस्टोम टिथ होते हैं जो कि उसके डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। कॉल्यूमेला होता है। कॉल्यूमेला किसके लिए? स्पोर डिस्पर्सल के लिए।
फॉर स्पोर डिस्पर्सल। जबकि लीवर वॉल्ट में सिर्फ क्या होता है बेटा, स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेटर्स होते हैं। क्या होता है, इलेटर्स। ध्यान से सुना, लीवर वॉल्ट में स्पोर्स का डिस्पर्सल किसकी हेल्प से होता है, इलेटर्स की हेल्प से होता है। जबकि मॉसेस के केस में उनके लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि पेरिस्टोम टेथ एंड कॉल्यूमेला होता है, ठीक है। तो उनका स्पोरोफाइट भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एडिशनल स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, और इनका स्पोर डिस्पर्सल भी क्या है, मोर इलेबोरेट है किसके कंपैरिजन में, लीवर वॉल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि जो मॉसेस होते हैं उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियल पैरासाइट होता है। वो क्या होता है बेटा, पार्शियल पैरासाइट होता है। जबकि बेटा लीवर वॉल्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो टोटल पैरासाइट होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब इनका तो जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इनके गैमेटोफाइट के ऊपर। जबकि लीवर वॉल्ट का जो स्पोरोफाइट होगा वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, इनके आपके गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो जर्नल डिस्कशन में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है।